नमस्ते, मेरे साथ अरुण अग्रवाल साहब हैं। अरुण भाई साहब नमस्ते। आज हम जब आपसे ये बात कर रहे हैं, तो अजीब एक दुविधा देश में इतनी ज़्यादा हमने बहुत सा कन्फ्यूजन है, कोई होप नहीं है, दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि कहाँ रास्ता है, देश कहाँ जा रहा है। और इसको मैं 3-4 चीज़ें एक साथ आपके साथ कर रहा हूँ, फिर उसमें आप अपने हिसाब से ज़रा हम लोग को समझाइएगा। एक बजट आया, बजट में हर साल बहुत लोगों को उम्मीद रहती है कि भई बजट में तो कुछ था ही नहीं। बजट में जो था वो ये था कि 2047 में देश बहुत बड़ा हो जाएगा, तब तक आप कुछ इंतजार कीजिए। उसके बीच में ट्रेड डील की भी बात आ गई। अब ट्रेड डील में ट्रंप साहब ने बता दिया ट्रेड डील हो गई और हम ये करेंगे। मोदी जी ने उसका स्वीकार कर लिया। उन्होंने भारत के 142 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद भी दे दिया। शाम को जाके माला भी पहन ली। अब आ गए कहीं से पीयूष गोयल। उनका नहीं, अभी तो ट्रेड डील अभी होने बाकी है, अभी तो उसको डिटेल्स वर्कआउट हो रहे हैं, मार्च तक होगी। और इस बीच यहां पे कहा जा रहा है कि हमने बिल्कुल प्रोटेक्शन कर दिया अपने किसानों का। वहां पे उनकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और सब लोग कह रहे हैं कि वहां के किसानों के लिए दरवाजे खुल गए हैं, लॉटरी लग गई है। और इस बीच लोकसभा में जो हो रहा है, लोकसभा में पहली बार ये सुना गया कि स्पीकर आके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए क्योंकि स्पीकर को पुख्ता खबर थी कि उनके ऊपर हमला होगा सदन के अंदर, लोकसभा में, और उन्होंने उनसे मना किया आप मत आइए। ये भी अजीब सी स्थिति है। इन सारे उसमें मैं सबसे पहले शुरुआत ये करना चाह रहा हूं कि आर्थिक रूप से भारत आज की तारीख में जो जो हम लोग बार बार कहते हैं ना कि हम तीसरे नंबर की हो गए और चौथे नंबर, अब पहले नंबर की हो जाएंगे। हमारी हमारी यथार्थ क्या है, ग्राउंड रियलिटी है क्या, और फिर मेरे कुछ लार्जर क्वेश्चंस हैं उस पर करेंगे। लेकिन आज हम भारत जहां जिस जिस चौराहे पे, दोराहे पे, तिराहे पे खड़ा है, उसमें क्या कुछ रास्ता दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। नमस्कार आनंद जी। देखिए, आपका ये सोचना कि रास्ता नहीं दिख रहा है वो एक मतलब कि हमारी वास्तविकता है, क्योंकि हम दोनों तरफ से पिटे हुए हैं, अमेरिका से भी और चाइना से भी। अमेरिका से इसलिए पिटे हुए हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अमेरिका पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और उसमें हमें एक गरीब देश के हिसाब से जो हमको प्रायोरिटी और टैरिफ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, बजाते कि अमेरिका हमको शोषण करने पर कि हम इनको कितना माल बेच सकें, किस तरह से फेवरेबल टर्म हम अपना डिक्टेट कर सकें, इसमें वो लगा हुआ है। और दूसरी तरफ चाइना है जो हमें इस तरह का क्रिटिकल माल देता है जो हम इंपोर्ट करते हैं, जिस पर कि अडानी बहुत हद तक निर्भर है। उसके कारण हम चाइना से जो इंपोर्ट करके जो हम उनको दबा सकते थे, उनको भी हम नहीं दबा पा रहे हैं। वो भी मनमानी हमारे बॉर्डर पर करता है, जो भी करता है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है कि इंडिया की हम मैन्युफैक्चरिंग तहस नहस कर दिए हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव नहीं है। अगर उन्हें कॉम्पिटिटिव रहना है तो उसको हमसे इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी है। यहां भी हम मजबूर हैं, वहां भी मजबूर हैं। अब इसका कारण क्या है? जो आपने जो बात कही वो बहुत सही कही कि हम तीसरी चौथी इकोनॉमी जो जिसका हम ढिंडोरा पीटते हैं, और हम ये नहीं कहते कि जो गरीबी या अमीरी का जो आंकड़ा है वो एक आदमी कितना औसत इनकम उसकी क्या है, जिसको कि हम पर कैपिटा इनकम करते हैं, तो वो औसत इनकम जो है उसके मुताबिक हम बहुत गरीब हैं। 145वां नंबर है। श्रीलंका हमसे 20 पॉइंट ऊपर है। बांग्लादेश 1 या 2 पॉइंट नीचे है। कुल 190 देश में हमारा रैंक 145। अगर हम इस बात को कहें, और देखिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं, लोग भी हैं और सरकारें भी हैं। एक लोग होते हैं कि अरे ये गरीब है, घर में काम कर रहा है, इसको खाने पीने के लिए नहीं है, दवाई के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं है, तो वो जो डोमेस्टिक हेल्प होता है तो उसको आप मैक्सिमम मदद करते हैं, बच्चों को भी पढ़ा देते हैं, घर में ट्यूशन कर दे। बहुत लोग हैं ऐसे जो कि अपने जो उनके काम करने वाले लोग हैं उनको मदद कर। दूसरा होता है, अरे वहां तो 2000 में हो रहा है, तुमको हम 1500 देंगे, हम तुमसे पूरा ड्यूटी वो लेंगे और पैसे भी पूरा नहीं देंगे। तो इसी तरह से विश्व में कि लोग थे
कि हम इतना जो है 0.7 गरीब देशों को एड में दें, परसेंटेज ऑफ जीडीपी लोगों ने तय कर लिया था जो वो नहीं दे पा रहे थे। और एक दूसरा जो है यूएसए में भी यही बात थी कि भाई अमेरिका गरीब देश है तो इसका जो इंपोर्ट है वो 2%, मतलब कि वो कम ड्यूटी पर आने दो, नॉमिनल ड्यूटी पर हमारा जाता था। और हम यहाँ पर जो है 50%, 60% ऑटो वगैरह में, जैसे मोटरसाइकिल में जो ट्रम्प हल्ला करते थे, हम यहाँ लगाए हुए थे। तो ये एडवांटेज हमको उस सरकारों का मिल रहा था जो कि ये जानते, देखिए हमारी गरीबी किसी से छिपी नहीं है। आप अपना कितना भी डिंग हाँक लें, ऐसा नहीं है कि वहां पर कि आपकी क्या औकात है और क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, लेकिन आप उसको किस तरह से देखते हैं। तो आज का रजीम देखता है कि हम अमेरिका को जितना बेच लें, हम इंडिया को, सॉरी, अमेरिका देखता है कि हम जितना ज्यादा बेच लें, जितना ज्यादा हम टैरिफ से उनके कमा लें। तो ये जो 18% हम टैरिफ लेंगे और आप हमारा जितना माल है 0% पे लेंगे, ये तो रेसिप्रोकल के नेगेटिव में चला गया। ऐसा तो और देशों के साथ भी नहीं किया उसने। वहां भी आप देखेंगे कि रेसिप्रोकल है, बहुत है तो 18 है, 15 है, लेकिन जितना आप चार्ज करेंगे उतना तो हमको भी चार्ज करने दीजिए ना। तो वो उड़ा के फिर इन्होंने कहा कि आपका कृषि देश है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएं। आपका जो 55% पॉपुलेशन जहाँ पे नौकरी कर, जिनको कि उससे कारोबार मिल रहा है, वो ध्वस्त हो जाए, आई एम नॉट बॉदर। तो वो सेंसिटिविटी नहीं है इन लोगों में। ये एक वो जो है स्लेव लेबर जैसे यहाँ के वो डोमेस्टिक को हम ट्रीट करते हैं, ये उस सोच वाले लोग हैं। तो उसके अंदर में हमारे पास, अच्छा, ऊपर से हमारी पूरी गोटी जो है अडानी के कारण दब गई। उसको मालूम है कि ये अडानी को बचाने में डेस्परेट है और हम जो कहेंगे वो करेंगे। वैसे मैं नहीं मानता कि एप्स्टीन फाइल का जो ये कह रहे हैं, भले वो मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व हो, अंबानी हो, लेकिन पर्सनली मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जब से वो सत्ता में है तब से तो उसकी पोल खुल गई है, तो उम्मीद बहुत कम है। उसको लोग हवा बनाए हुए हैं बाय एसोसिएशन कि भाई अनिल अंबानी नजदीक हैं या ये नजदीक है मिनिस्टर तो ये भी होंगे, वो नहीं। लेकिन वाकई अडानी के कारण भी गोटी दबी हुई है, तो जिसके कारण हमको दोनों तरफ से जो है मार पड़ रही। और दोनों के पास, वहां भी अडानी का जो भी ओवर इनवॉइसिंग है, कितने में उसने पावर प्लांट बेचा, कितने में यहाँ लगा, वो दोनों बात चीन को मालूम है। तो दोनों तरफ से हम दब रहे हैं और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है। हर एक पैरामीटर जो हमारा सेविंग रेट था 30%, 35%, वो गिर के 15%, 17% हो गया। हम पूरे कर्जे में डूबे हुए हैं। हमारा जो पेंशन का बिल है वो सैलरी से ज्यादा है। आपको ये नहीं मालूम होगा, दर्शकों को नहीं मालूम होगा कि पेंशन इज नॉट कवर्ड। वो हर पेंशन हर बजट से जाता है, जिसका कारण ये है कि करीब करीब पेंशन का जो, क्योंकि पीपल आर लिविंग लॉन्गर, उनको ज्यादा वो मिल रहा है, तो वो वेज बिल से ज्यादा आपका पेंशन बिल हो गया। इंटरेस्ट की लायबिलिटी, कर्जे पर कर्जा ले लिया और डेट सर्विसिंग, तो आपका सारा पैसा तो यही दो आइटम में खर्चा हो जा रहा है। तो फिर डेवलपमेंट करने के लिए पैसे कहाँ हैं? और बचा खुसा जो है वो फ्रीबीज में अनाउंस कर दे रहे हैं। तो टोटल इररिस्पॉन्सिबल हमारा जो है पब्लिक सेक्टर है। और गवर्नमेंट पहले था कि भाई अपना खर्चा कम करो, लोगों का ट्रैवलिंग कम कर दिया था, थोड़ा बहुत रोक रखा हुआ था। अब तो ये लोग राजा महाराजा के तरह रहने लगे और आदमी को वो वहाँ पे वो जो है लोकपाल है उसको भी BMW कार चाहिए। तो जी जी मैं जी। लेकिन अरुण साहब, मैं एक छोटी सी चीज इसलिए क्योंकि एप्स्टीन फाइल को लेके आज की तारीख में सभी वो हैं, बात ये कोई नहीं कह रहा है कि वो उस आइलैंड पे गए थे या ये उन बच्चियों के उसमें हमारा कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व था।
जो ज्यादा बड़ा इशू ये है कि आपको बैक ऑफिस, अगर बैक रूम चैनल की बात करनी थी तो अनिल अंबानी उस व्यक्ति से जो जो आ रहे हैं वो कि उनसे कांटेक्ट में थे और इजराइल जाने की वो करना और ये करना, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मैं ये भी मान रहा हूं कि उस मैसेज से कुछ प्रूफ नहीं होता है, लेकिन अगर वो सामने आ गए हैं, अमेरिका में बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी को वो करना है, जाके संसद के सामने अपने को पेश करना है, बहुत से लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कम से कम अनिल अंबानी से पूछताछ होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। भाई ये तुम ये कर रहे हो कि देश के बिहाफ पे तुम जाके इनकी मीटिंग उनकी मीटिंग ये सब कर रहे हो, तो कुछ तो होना चाहिए ना। ये क्यों चुप, ये इस पे चुप्पी क्यों है? भाई देखिए, वो कैपिटलिस्ट है, वो कर्जे में डूबे हुए हैं, उनको सरकार से फेवर चाहिए। लाखों करोड़ हजारों करोड़ रुपया जो है लूट लिया इन्होंने, और एक ऐसे आदमी है ना ये भागे ना ये जेल गए। क्यों? कि मोदी को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू से, जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। और मोदी जी दोस्तों के दोस्त हैं, लोग इसको बुरा माने चाहे अच्छा माने, वो दोस्तों को जो है जहां तक होता है बचाते रहते हैं। इनफैक्ट अगर वो आपको देखिए तो एंटी रिलीजन का जो हेट है सबको बचा रहे हैं और कर कह रहे हैं। तो ये उनका नो क्राइम इज लार्ज इनफ टू सेव अ फ्रेंड, ये बात Yes. कांग्रेस और सब रेजिम में नहीं थी, तो कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं। अब वो गए नंबर लूटने कि हम जो है एप्स्टीन को, आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं, एप्स्टीन के यहाँ गए, दलाली की, स्टीव बैनन से बात की, स्टीव बैनन और बाद में एप्स्टीन में भी नहीं बनी, तो उसने कहा जाओ वो एप्स्टीन का। अब तब तक एप्स्टीन एंड ट्रंप हैड फॉलन आउट। 2003 से 4 से ट्रंप और एप्स्टीन में कोई वो नहीं था, लेकिन ये लोग सब बैकरूम वाले थे। स्टीव बैनन से भी जो है ट्रंप की लड़ाई हो गई, जो कि एक उसका बहुत ज्यादा वो था, सहयोग था ट्रंप को पावर में लाने के। तो ये लोग आपस में इनको मुर्गा बना के इजराइल से, चूंकि ये लोग कहते हैं कि एप्स्टीन स्पाई था, तो इजराइल को ये आए तो भाई आप मुर्गा बनने जाएंगे तो आपको तो काटेगा ही वो। तो उसने कहा जाओ इजराइल से अपने रिलेशंस इंप्रूव करो और वहां नाचो गाओ या जो भी है जिसकी आप मीम देख रहे हैं। और ये पॉलिसी शिफ्ट हो रही थी ऑलरेडी, क्योंकि ये डील्स हो रहे थे। ये पिगासस इज द मेन रीजन कि इजराइल से सब चिपके हैं। सऊदी अरेबिया को भी इजराइल ने ट्रैप किया पिगासस से कि ये लोग, तो ये जो इनको था तो वो गए और 2+2 हो गया कि उसमें ये निकल गया, ये इजराइल गए। लेकिन जहां तक एप्स्टीन का जो मतलब कि यंग वो अंडर एज का है, उससे मोदी जी का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। वो एक, हमें जो है उसको पर्सनल लेवल उतना वो नहीं करना चाहिए। आप इजराइल के लिए क्रिटिसाइज करिए कि एप्स्टीन के कारण हमारी जो पुरानी क्या दशकों से जो 70 साल की नीति थी, टू बी क्लोजर टू पैलेस्टाइन देन इजराइल, उसको आप त्याग करके जो है आप चले गए इजराइल मिलने, वहां तक वो सही है। जी, लेकिन मैं अग्नि के ऊपर उनकी गोटी जरूर दबी हुई है, और ये बात हम आज से नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं। जी जी जी, मैं एक चीज और जलाल भाई, क्योंकि एक चीज मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप जो भी आर्थिक अपनी नीति बनाते हैं, अब उसमें अमेरिका ने आपको इतना सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने बेबस कर दिया कि आप बैठ जाओ, रूस से मत खरीदो, वेनेजुला से खरीदो, हम 18% करेंगे, हम 0। ये दे आर डिक्टेटिंग टर्म्स, आप कुछ बोल नहीं पा रहे। मैं थोड़ा इस पे, आज खबर आई कि रिलायंस ने अब वेनेजुला से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, डिस्काउंट पे खरीद रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो आगे आगे रिलायंस चले जाते हैं, सस्ते में तेल खरीद के बाहर ही बेच देते हैं, प्रॉफिट उनके जेब में, कहने को भारत का व्यापार। मैं जरा इस पे भी आपकी एक लार्जर चीज, जो रशिया से भी तेल आया तो उसमें बल्ले बल्ले हो गई रिलायंस की, और वेनेजुला में भी बल्ले बल्ले रिलायंस की हो रही है। देखिए, ये जो मोनोपोली जो उसको मिल गई रिफाइनिंग कैपेसिटी में, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक तरह से जो है, उसके लिए हम भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी पीएसयू पर्याप्त थी। ये नहीं है कि उनके पास रिफाइनरी कैपेसिटी नहीं थी।
आप एक वो कंपनी है, PSU है, सब्सिडरी है BPCL की, शायद कोचिन रिफाइनरी, और वो अलग से वो है, उससे ईरान से हमारा कोलैबोरेशन है, 10% है, और बहुत अच्छा रिफाइन करके वो करती है। अब जब इसको रिफाइनिंग कैपेसिटी मिल गई, ऑफशोर के फील्ड मिल गए अब अंबानी को, अंबानी टेक्नोलॉजी से तो बढ़ा नहीं है और बढ़ भी नहीं सकता है। कोई भी वो टेक्नोलॉजी की चीज उठाता है उसमें गड़बड़ हो जाता है। दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर, मैंने वो उस तरह के पर्सनल नहीं है, पिकअप नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एसेट्स हैं उनके पास, जो कि मतलब कि हम डिपेंडेंट हैं, ये हमारा सॉवरेन फंक्शन था, उसके ऊपर उनके पास वो है। और इतना पैसा कमाते हैं कि वो ट्रम्प के इनॉग्रेशन के लिए 10 मिलियन भी दे सकते हैं। उनके बैकरूम जो है ज्यादा तगड़े हैं, वो डायरेक्टली डील करते हैं ट्रम्प से। ये नहीं अनिल अंबानी के तरह कि हम एप्स्टीन और स्टीव बैनन के थ्रू डील करें। जो भी देना होता है वो देन लेन अपना कर लेते हैं। और जब रशिया के खिलाफ भी से भी तेल ले रहे थे तो अंबानी को सैंक्शन नहीं किया। वो जहाज आ रहे थे अडानी के पोर्ट में, उसको भी नहीं किया। तो इन्होंने एक बार स्टेटमेंट दे दिया, वो अपना समझते हैं हित क्या है। और अब देखते हैं कि हमारी जो है वेनेजुएला, ट्रम्प को क्या मतलब, इंडिया इंपोर्ट करे या अंबानी इंपोर्ट करे। अगर वेनेजुएला का तेल खरीदा जा रहा है और वो विश्व में ये दिखा सकते हैं कि हमने वेनेजुएला की इकॉनमी जब टेक ओवर की तो हम उसके तेल बेचने में मदद किए, उसके डिक्टेटर को हटाने में। तो और सबको मालूम है कि इंडिया जो है चाइना के बाद सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का, क्रूड का। तो उसको वो लिवरेज कर रहे हैं और उससे उनको पैसे भी कमा रहे हैं, ट्रम्प के गुड बुक्स में है। और अंबानी साहब एक मोदी के प्रॉक्सी भी हैं, तो उनको कौन रोकने वाला है। आप और हम एक्सप्लॉइट होते हैं, हम कंज्यूमर हैं, हमारी कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। वो तो जानते हैं कि मिडिल क्लास को ही हमें एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाना है। जो जी उन्होंने इनसाइडर करी एक समय में RPL के अंदर में, वो तो मिडिल क्लास को ही उन्होंने 30,000 करोड़ का चूना लगाया। उनको कोई दर्द नहीं है इन लोगों को कि मिडिल क्लास कहाँ जा रहा है। दे आर टू बी जी एक्सप्लॉइटेड, गवर्नमेंट बाय टैक्सेशन, अंबानी थ्रू ऑयल प्राइसेस। जी जी। और मैं अब एक लास्ट प्रश्न इसलिए क्योंकि वो एक थोड़ा भयावह स्थिति है। जो एग्रीकल्चर को जैसा अभी तक हम लोग की समझ है, जीरो टैक्स पे अगर वहां अमेरिकन प्रोडक्ट्स यहाँ आ जाएंगे, तो मुझे एक हरदम डर लगता है कि जैसे आज भारत में जब दिवाली होती है तो लक्ष्मी गणेश चाइना के, झालर चाइना की, बहुत कुछ चाइना डंप कर रहा है। तो क्या अब वो दिन भी आप देख रहे हैं कि चाइना का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिल्कुल भारत की मार्केट को में फ्लड कर देगा और हमारे किसान उससे डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे? ये वाली स्थिति पे आपके क्या विचार है? हमें हमें आनंद जी, जो हमें लगता है, जो मैं देख के जो हमें समझ में आता है कि ये ट्रेड डील क्या थी, इसके डिटेल्स ही अनाउंस कर देते। लेकिन अमेरिका तो इनकी परवाह करता नहीं है, तो उनके यहाँ से उन्होंने कह दिया कि जीरो टैरिफ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे। उसके अंदर में पूरे देश में हंगामा हो गया, क्योंकि 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। कंज्यूमर तो केवल हमारा 10% है। वोट दोनों का बराबर है, काटने के बाद भी रूरल वोट जी आपका ज्यादा है। जी आप मनरेगा और एग्रीकल्चर में ऐसे पिटोगे कि जब पावर में नहीं आओगे तो आप ये डील करके करोगे क्या। तो ये जो आज इन्होंने कहा है कि ये मिड मार्च तक होगा, अब आप देखिए, कहा तो हम बिगनिंग ऑफ फरवरी में है, तो ये 45 दिन इसीलिए है कि हाथ पैर जोड़ के सर 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 करके एग्रीकल्चर को जो है हम कहीं पर ठीक ठाक, बाकी सब जगह हम आपकी बात मान लेते हैं, एग्रीकल्चर में हमको छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारा जो वोटर बेस है वही उड़ जाएगा। ये जो है चिरौरी करना और मनाने के लिए हमारा सोचना है कि ये 45 दिन और टल गया, क्योंकि इन्होंने जो रिएक्शन देखा पूरे देश में, वहां तो उनकी इमरजेंसी थी दोनों की कि एक ट्रेड डील हो। ट्रम्प की क्योंकि हमने EU से डील कर लिया, हमारी क्योंकि हमारा टैरिफ जो है 50% और वो लगा के जो है रशियन ऑयल के कारण और भी बढ़ रहा था, इसलिए हमने की।
तो जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल बात सही है, आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर एकदम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन है प्लस सब्सिडी है, और जी उनका जी और सब जगह मार्केट कम हो गया, यहाँ पर जी मार्केट खुला हुआ है। आज आप देखिए ना, आपका कैलिफोर्निया वॉशिंगटन एप्पल आता है, कैलिफोर्नियन नट्स आता है, तो ये जो प्रीमियम आइटम है उससे तो ऑलरेडी आपका फ्लडेड है, अब उसमें जीरो टैरिफ हो जाएगा तो आपका हिमाचल का एप्पल इंडस्ट्री कहाँ जाएगा, जम्मू का कहाँ जाएगा, आपका जो ड्राई फ्रूट का जो कैशू नट वगैरह का जो मार्केट है साउथ का इतना बड़ा, वो कहाँ जाएगा, तो सब जगह आप पिट जाओगे। द लास्ट थिंग, आप जो हम WTO से लेके आज तक एग्रीकल्चर को जो हमने नहीं खोला, और एक कुरियन थे जो कि आपको व्हाइट रेवोल्यूशन में मिल्क में compete करा दिया, नहीं तो उसमें तो आप पॉल्सन के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे, एक वहां पर हम थोड़ा सा अपना सेल्फ सफिशिएंट हुए, नहीं तो एग्रीकल्चर में हम ऐसे पिटेंगे कि ये दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, इनकी और कोई मजबूरी नहीं है, इनको किसान के लिए उनके लिए कोई दर्द नहीं है, इनको डर जी है, अगर ये हो गया तो हमारी सत्ता चली और कुछ नहीं, और इनको अपने माने पावर में रहना इनका कंपल्शन है, क्योंकि 12-14 साल में इन्होंने इतना घोटाला किया है कि अगर थोड़ा भी उसका वो होगा तो वो जो है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लोगों को समझ में आएगा क्या करना। जी थैंक सो मच जी, थैंक यू सो मच अरुण भाई साहब। मैं आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, लेकिन उस पर बात एक किसी और दिन, जुडिशरी पे भी आपसे बहुत सी चीजें समझनी थी, लेकिन वो किसी और दिन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।